हेलो लर्नर्स, इससे पहले हमने जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी ग्राफिकल मेथड से, यानी ग्राफीय विधि से। आज भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही डिराइव करने वाले हैं, लेकिन आज हम कैलकुलस का यूज़ करेंगे, यानी कि कलन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैलकुलस से यानी कलन विधि से कैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हो। तो पहली इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी कौन सी है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो उसको आज हम डिराइव करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखोगे कैलकुलस के टर्म में, तो ये होता है डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन अपॉन डिवाइडेड बाय समय। तो लेकिन कैलकुलस में हम कैलकुलस की भाषा में जब हमें त्वरण के लिए सूत्र लिखना होता है, त्वरण के लिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं एक्सेलरेशन के लिए, a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखिए, फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं डी वी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू डी टी। ठीक है, अब देखिए ये जो d है यहाँ v के साथ, ये t के साथ जो d है, ये कैसे हटेगा? ये इंटीग्रेशन के बाद हटेगा। ठीक है, अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे, यानी कि जब आप इसको समाकलन करोगे, तब आपका ये आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो आइए समाकलन करते हैं। लिखिए, इंटीग्रेशन करने पर यानी समाकलन करने पर, लिखिए समाकलन करने पर। ठीक है, हम समाकलन करेंगे तो इस तरीके का साइन होता है समाकलन का, dv का समाकलन होगा, फिर समाकलन किसको करेंगे हम? a dt को। ठीक है, अब देखिए जो लिमिट रखेंगे वो यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट रखते हैं, यहाँ अपर लिमिट लिखते हैं। तो लिमिट कैसे रखते हैं? जो d के साथ हो, d के साथ यहाँ क्या है? v है, v मतलब वेग वेलोसिटी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक वेग आपका u है और अंतिम वेग आपका v है। तो ये लोअर लिमिट हो गई और ये आपकी अपर लिमिट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से d के साथ क्या है? देखिए t है, तो यहाँ जो लिमिट पुट करेंगे वो t के टर्म में होगी। जब आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग u था, उस टाइम समय क्या था? 0 था। जब आपका v था अंतिम वेग, उस समय आपका जो समय था मान लेते हैं वो आपका t था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला होता है x। ठीक है, तो उस तरीके से इंटीग्रेशन dv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल आपका v। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? फिर देखिए लिमिट्स को किस तरीके से लिखते हैं। लिमिट को इस तरीके से लिखते हैं, लोअर लिमिट ऐसे लिखते हैं, अपर लिमिट इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a dt को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। a आपका कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा। अब a को कांस्टेंट हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक बात कॉमन है, वो ये है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी आपका एक्सेलरेशन क्या है? आपका एक समान है। तो एक समान त्वरण का मतलब क्या हुआ कि आप इस एक्सेलरेशन को एक कांस्टेंट की तरह भी आप मान सकते हो उसको, कि ये जो आपका एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन इस तरीके से जो त्वरण है आपका, वो आप इसको कांस्टेंट यानी नियतांक मान सकते हो। और आपको पता है अगर कोई नियतांक होता है तो वो बाहर आ जाता है, उसका समाकलन नहीं होता है। तो इस तरीके से a को हम बाहर कर देंगे, तो समाकलन सिर्फ किसका होगा? आपका इसका dx का। जैसे इस तरीके से करेंगे ना समाकलन, तो ये सिर्फ आपका dx का समाकलन होगा। और dx का समाकलन आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है। उसी तरीके से a का समाकलन नहीं होगा, a बाहर आ जाएगा, समाकलन सिर्फ आपका dt का होगा। तो dt का समाकलन करोगे तो वो क्या हो जाएगा? t। हमें पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा आपका? सिर्फ t। तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो गई आपकी t। आप सॉल्व करिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इस v की जगह ये वाली v पुट करेंगे, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इसकी जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। तो करते हैं, इस v की जगह हमने ये वाला v लिखा, इत्तेफाक की बात है दोनों सेम है, माइनस लोअर लिमिट, इस v की जगह ये वाली पुट करेंगे तो आपका u हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा, वैसे चलिए लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a ये भी हो जाएगा t माइनस 0। ठीक है, इस t की जगह ये वाला t रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस t की जगह ये 0 रखेंगे।
ठीक है। फिर इसको और सॉल्व करिए, हो जाएगा v माइनस यू। अब t माइनस 0 क्या होगा, t होगा, तो ये हो गया a t हो गया। इस तरीके से आपका v इक्वल्स टू आ गया u प्लस a t, और यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन कौन सी हमारी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको निकालना है हमने, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। आपको पता है वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटे समय। तो कैलकुलस में अगर आप लिखना चाहते हो कैलकुलस के टर्म में, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है ds अपॉन डी टी, ठीक है। तो कैलकुलस के टर्म में यानी कि कलन विधि में अगर आप वेग का फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो वो होगा v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। अब देखिए यहाँ से ds की वैल्यू आ जाएगी, ds इक्वल्स टू हो गया आपका v इंटू डी टी, ठीक है। फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ds इक्वल्स टू v की जगह आप क्या लिख सकते हो, u प्लस ए टी लिख सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, तो लिखिए v की जगह लिखिए u प्लस ए टी इंटू डी टी, ठीक है, कोई डाउट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका ds हो गया, लिखिए ds इक्वल्स टू u इंटू डी टी, तो ये जाएगा u डी टी प्लस का साइन आएगा ए टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा आपका ए टी इंटू डी टी, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे आपका डी डी हट जाएगा, ठीक है। तो लिखिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर। अब हम समाकलन करेंगे, समाकलन का साइन ये होता है, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है। तो इस टर्म में लिखिए, फिर इसके लिए लिखिए समाकलन का साइन लगाइए यू डी टी, फिर इसके लिए लगाइए इंटीग्रेशन का साइन, ये हो जाएगा ए टी डी टी, ठीक है। अब s का इनिशियल जो लिमिट है उस इनिशियल लिमिट कह रही हूँ मैं, लोअर लिमिट है जो आपकी उसको 0 मानिए, और जो आपकी अपर लिमिट है उसको s मानिए, ठीक है। स्टार्टिंग में सपोज आपका डिस्प्लेसमेंट 0 था, विस्थापन 0 था, और बाद में आपका जो फाइनल है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट, उस टाइम पे विस्थापन आपका मान लीजिए s है, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ जो लिमिट पुट करेंगे वो u के टर्म में नहीं, उस टर्म में करेंगे जो d के साथ है। तो d के साथ क्या है, यहाँ t है, तो t के लिए लिमिट पुट करेंगे। ध्यान रखिएगा जो d के साथ टर्म होता है उसी के लिए हम लिमिट पुट करते हैं। तो d के टर्म में क्या है, t है, तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 था उस टाइम पे आपका समय भी क्या था, 0 था। जब आपका विस्थापन s हो गया तो उस समय मान लीजिए आपका समय क्या है, t है। यहाँ भी देखिए d के साथ सिर्फ t है, तो हम t के टर्म में ही लिमिट लिखेंगे, तो ये भी लिमिट हो जाएगी आपका 0 टू t, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये आपका जो इंटीग्रेशन ds है, इंटीग्रेशन ds है, ये सिंपल आपका s हो जाएगा। कैसा, ये फॉर्मूला हमने देखा ना, इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू x, तो ये भी तो आपका इंटीग्रेशन ds है सिंपल, तो इंटीग्रेशन ds का हो जाएगा s, लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई s, ठीक है। अब देखिए जो ये u है ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये आपका बाहर आ जाएगा, मतलब आपका u चेंज नहीं हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, आपका ये मान चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया और ये आपका बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ dt का, और अगर आप dt को इंटीग्रेट करोगे तो उसका आंसर क्या होगा, सिर्फ t आएगा। तो उस तरीके से आप लिख सकते हो t, लिमिट पुट करिए 0 टू t, ठीक है। प्लस अब देखिए जो a है आपका वो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, तो इसलिए a बाहर आ जाएगा। ये हमने पहले इक्वेशन में भी डिस्कस किया था कि हमारा जो त्वरण है वो कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म है, तो हम इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो a आपका बाहर आ जाएगा। अब आपका इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, ध्यान दीजिएगा t इंटू डी टी, t आपके dt है ना, तो ये t भी इंटीग्रेट होगा। और अगर आपको ध्यान होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वैसे सिंपल हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो यहाँ x की जगह क्या है, x की जगह यहाँ t है ना, तो t लिखिए t, n प्लस 1, n क्या है यहाँ पावर है, ठीक है, यहाँ n की पावर क्या है
1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो जगह 1 + 1 अपॉन यहाँ n, t की पावर क्या है n है, तो n क्या है यहाँ, सॉरी इसको लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n + 1 होल अपॉन n + 1, ठीक है। तो ये t की पावर हो गई 1 + 1, तो ये हो गया t की पावर 1 + 1 हो गया स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा सा मैं लिखती हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये n यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 + 1 1 + 1 वो हो गया आपका 2, ठीक है। ये आपको समझ में आया कैसे किया मैंने, कंफ्यूज मत होइएगा। आपके लिए मैं फिर से करके दिखा देती हूँ इसको, एक सेकेंड। देखिए ये है, सपोज़ यहाँ पे करके देख लेते हैं जो मैंने ये किया आपका टी डी टी कैसे किया। देखिए इसको फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको जहाँ भी इंटीग्रेशन इस तरीके से आएगा तो आप आसानी से उसको कर पाओगे, ठीक है। देखिए अगर आपका ये है x टू द इंटीग्रेशन x टू द पावर ऑफ n dx, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब n आपका जो भी पावर होगा वो 1 के साथ ऐड होगा, नीचे भी 1 के साथ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x तो यहाँ t के साथ यहाँ t लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब देखिए यहाँ n, यहाँ x की पावर क्या थी n थी, यहाँ t की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो n की जगह आप क्या पुट करोगे 1, तो जगह 1 + 1, ठीक है। फिर यहाँ देखिए n है, n मतलब जो आपके x की पावर है, तो यहाँ t की पावर क्या है 1, तो जगह 1 प्लस और एक 1 ये ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए आ जाएगा t की पावर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और वही हमने यहाँ पे लिखा है t² अपॉन 2, और लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई आपकी स्मॉल t, ठीक है। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रखते हैं। तो देखिए लिखते हैं, इसकी जगह पहले ये पुट करेंगे माइनस, इसकी जगह ये पुट करेंगे 0 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू, उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं u, इस t की जगह ये t पुट करेंगे, ये जगह t, माइनस इस t की जगह 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0, प्लस a/2 को बाहर लिख लेते हैं, इस t की जगह पहले ये पुट करेंगे, ये वाला t, तो जगह t² माइनस इसकी जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो जगह 0 का स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, आपको करना क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से उसको करना है, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो s - 0 हो गया आपका s इक्वल्स टू u, हमने पीछे क्या लिखा था, हमने लिखा था ut - 0, तो ये जगह ut, और ये t² - 0 का स्क्वायर, तो ये t² ही हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा ut प्लस at² अपॉन 2, तो लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस at² अपॉन 2, और ये हमारा फॉर्मूला भी आ गया, यही तो हमारा फॉर्मूला है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², यही हमारा फॉर्मूला भी आ गया। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की कैलकुलस मेथड से, तो आपने देखा कि हमारा रिजल्ट इजीली आ गया, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, तो उसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। फिर से आते हैं एक्सेलरेशन पे। हमें पता है जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो आपके कैलकुलस के टर्म में, यानी कलन विधि से अगर आप त्वरण का सूत्र लिखना चाहेंगे तो वो होगा a=dv/dt। अब देखिए जो dv/dt है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ds को हमने न्यूमरेटर में इंटू किया और डिनोमिनेटर में भी इंटू किया, तो अगर आप ds को हटा दीजिए तो वापस आपका dv/dt आ गया। तो ds हमने क्या किया, ds को ही हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, ds को भी नीचे भी हमने डिवाइड में भी रखा, तो उससे ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस dv/dt को हम इस पूरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए
जो ds अपॉन dt है वो क्या होता है, क्या होता है वो अभी हमने किया था ना, देखिए ये देखिए ये किया था ना हमने, v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी की जगह हम लिखेंगे v, तो जगह डी वी अपॉन डी एस इंटू वी, और इसको इस तरीके से लिखिए v डी वी अपॉन डी एस, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और v डी वी एक तरफ हो जाएगा, तो लिखिए v डी वी इक्वल्स टू a इंटू डी एस, a इंटू डी एस, ठीक है, कोई डाउट। अब हमें dt हटाना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे यानी समाकलन करेंगे। तो लिखिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करिए। तो v डी वी इंटीग्रेशन ऑफ a डी एस, ठीक है। अब देखिए ये वैसा ही आ गया हमारा जैसे इंटीग्रेशन ऑफ t dt आया था, ध्यान होगा आपको। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, v की पावर n प्लस वन, तो n यहाँ क्या है 1, तो ये जगह 1 प्लस वन अपॉन, नीचे में भी n प्लस वन था, तो n प्लस वन 1 है आपका 1 प्लस वन। आगे ना समझे, फॉर्मूला आपको ध्यान है, अभी अभी हमने किया, इसी फॉर्मूले पे हमने पुट किया, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे पुट किया, यहाँ n की जगह क्या है 1 है। तो इसको करते हैं, v डी वी हो गया आपका, क्या हो गया आपका v की पावर 2 अपॉन 2। अच्छा यहाँ लिमिट पुट करना हम भूल गए, लिमिट पुट कर लेते हैं। v की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी क्या है u है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी v है, यानी प्रारंभिक वेग आपका u है और अंतिम वेग आपका v है, यानी लोअर लिमिट u हो गई, अपर लिमिट आपकी v हो गई। अब यहाँ जो लिमिट पुट करेंगे वो d के साथ क्या है s है, s के टर्म में करेंगे। तो जब आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग जब आपका u था उस समय आपका विस्थापन 0 था, जब आपका अंतिम वेग v हुआ उस समय आपका विस्थापन क्या हो गया, s हो गया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, इक्वल्स टू लिमिट पुट करिए, ये लोअर लिमिट हो गई u, अपर लिमिट हो गई आपकी v। अब a कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, ds का इंटीग्रेशन होगा, और ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, s आएगा। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, x होता है, उसी के बेसिस पे हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू s। और लिमिट पुट करिए, लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट आपकी s हो गई। अब हमने सिर्फ लिमिट पुट करनी है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस v की जगह पहले ये वाला v पुट करेंगे, माइनस इस v की जगह ये वाला u पुट करेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट लिखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 इक्वल्स टू a, इस s की जगह ये वाला s लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, इस s की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये आपका 0 है, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू, अब s माइनस 0 s होता है, तो ये हो जाएगा as, 2 है तो ये जाएगा 2as, ठीक है। ऐसे लिखिए या फिर इसको इस तरीके से लिखिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपने देखा कि जब हमने कैलकुलस मेथड से किया तो कितना इजीली आपका आंसर आ गया। तो कैलकुलस मेथड क्या करता है, कैलकुलेशन को इजी करता है और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाता है। आपको क्या ध्यान रखना है, इन छोटे छोटे फार्मूलोज को ध्यान, इन जो आपके छोटे छोटे फार्मूले हैं इन सबको ध्यान रखना है कि x टू द पावर ऑफ n dx का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx का फार्मूला क्या होता है। इसी के बेसिस पे आपकी ये सारी इक्वेशंस हमने डिराइव की है, ठीक है। तो इसको ढंग से देख लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आया हो। ओके, गुड बाय।